तो अगर हमारे पास एक्स एन जो है एस एप्सिलॉन एक्स को बिलोंग करेगा तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के लिए, देखिए इसका जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, इसका और इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है। मसलन अगर एक्स एन एस एप्सिलॉन एक्स को बिलोंग करता है फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, व्हाट दिस मीन्स, कोई भी एलिमेंट इस ओपन स्फीयर को तब बिलोंग करता है जब इसका एक्स डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। देखिए ये बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ऑफ एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये लिखा हुआ है एक्स एन बिलोंग्स टू दिस, मतलब एक्स एन का एक्स डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास थोड़ी सी डेफिनेशंस थी। एक और डेफिनेशन इसमें अहम है और वो हमारे पास है लिमिट पॉइंट की सर ये जो डेफिनेशन। पीछे एक्स है, ये टर्म ऑफ सीक्वेंस है या पूरी सीक्वेंस एक्स एन बात कर रहे हैं? सीक्वेंस की कुछ टर्म्स, सीक्वेंस की कुछ टर्म्स जो कि एन नॉट के बाद आती हैं। ये देखें, ये यही था ना हमारे पास, सीक्वेंस की कुछ टर्म्स जो कि एक्स एन नॉट के बाद आती हैं। देखिए यहाँ पे हम कहते हैं ना कि एन नॉट के बाद वाले एन्स के अगेंस्ट जो एक्स एन आएंगे उनका एक्स डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे भी हम कहते हैं एन नॉट के बाद जो एन्स आएंगे उनके अगेंस्ट जो एक्स एन की सीक्वेंस की टर्म्स होंगी उनका एक्स डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, मीन वो इस ओपन स्फीयर को बिलोंग करेंगे। जी हो गया, थैंक यू। जी। इसके बाद ये एक और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है, एक्चुअली हमने ये यूज़ करनी थी जिसके लिए मैंने ये सारा आपको रिपीट किया। तो देखिए लिमिट पॉइंट इन अ मीट्रिक स्पेस, हम रिपीट करते हैं, एक्स डी को मीट्रिक स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का एंड एक्स नॉट पॉइंट है कोई एक्स का, इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यानी कि एक्स के सबसेट ए का एक्स का कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट कहलाएगा if for every epsilon greater than 0 s epsilon x naught, यानी x naught का epsilon रेडियस का नेबरहुड कंटेन करे a point of a different from x naught। ऑब्वियसली आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई होगी। इसको यूं भी सिंबॉलिकली लिख सकते हैं कि x का पॉइंट x के सबसेट a का लिमिट पॉइंट कहलाता है अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5। तो ये इंटरसेक्शन हम आगे हमने यूज करना है, अगर कोई चीज क्लिक ना करे तो आप बताइएगा। इसका मतलब है एप्सिलॉन एक्स नॉट के हर एप्सिलॉन नेबरहुड में ए का कम से कम एक पॉइंट जरूर आएगा, और इस पॉइंट को जो कॉमन होना चाहिए उसमें एक्स नॉट को शामिल नहीं करना होता, इसलिए जिसको हम चेक कर रहे हैं लिमिट पॉइंट के लिए उसको शामिल नहीं करते, इसलिए इसको ए में से माइनस कर दिया गया है। तो इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी आएगा फॉर एवरी एप्सिलॉन। अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं कि एक्स नॉट जो है वो ए का लिमिट पॉइंट है। जैसे आप जानते हैं लिमिट पॉइंट सेट के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, तो इन जनरल हम उसको मेन सेट से लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्स का पॉइंट है तो अगर लिमिट पॉइंट ए के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। कब लिमिट पॉइंट होगा? जब इस पे ड्रॉ किए जाने वाले हर ओपन नेबरहुड या यानी हर ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू 5 हो, यानी ए में कम से कम एक पॉइंट कॉमन है। जी, कोई चीज पूछनी हो तो पूछे, नहीं तो हम आगे मूव करें। तो ये लास्ट स्टेप बताइए उसका, लेफ्ट में का। हाँ, लिमिट पॉइंट की लास्ट है। डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है? जी सर। हाँ, तो लिमिट पॉइंट क्या होता है? अगर एक्स मीट्रिक स्पेस है तो एक्स का कोई सबसेट लिया ए, तो एक्स का कोई पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर एक्स पे ड्रॉ की जाने वाली किसी भी कोई भी ओपन स्फीयर ले, यानी हर ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स नॉट के साथ नॉट इक्वल टू 5। यानी जिस सेट का लिमिट पॉइंट ढूंढना है उसके साथ जिसको लिमिट पॉइंट हम सोच रहे हैं उसके पे ड्रॉ की जाने वाली हर ओपन स्फीयर का उस सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। लेकिन इस नॉट इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन में एक्स नॉट को इंटरसेक्शन में शामिल नहीं करना, यानी कि अगर एक्स नॉट कॉमन पॉइंट आ रहा है तो उसको हम कॉमन नहीं मानेंगे, एक्स के नॉट के अलावा जो कॉमन आएगा कॉमन मानेंगे। इसलिए हम यहाँ पे एक्स नॉट को उसमें उससे वैसे ही बाहर कर देते हैं, ए माइनस एक्स नॉट कर देते हैं। तो ए में और एक्स नॉट के हर ड्रॉ किए जाने वाली हर ओपन स्फीयर में एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होना चाहिए अदर देन एक्स नॉट। तो हम कहते हैं एक्स नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। यही डेफिनेशन हम आगे यूज करेंगे। आगे हमारे पास देखें ये एक प्रूव है, और प्रूव में हम एक तो सब स्पेस का आइडिया हम रिपीट कर रहे हैं।
सबस्पेस हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी मीट्रिक स्पेस हो एक्स डी, वाई एक्स का सबसेट हो, तो हम वाई क्रॉस वाई पे डी रिस्ट्रिक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और ये डी रिस्ट्रिक्शन किसकी, डी की ऑन वाई। तो डी डैश जो रिस्ट्रिक्शन डिफाइन करते हैं मीट्रिक डी की वाई पे, हमेशा वाई पे मीट्रिक बना देती है, और इससे बनने वाली मीट्रिक स्पेस को हम सब स्पेस बोलते हैं। ये तो खैर हमने हमारी पुरानी रीडिंग है। तो सब स्पेस से रिलेटेड आगे हमारे पास आइडिया है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। A subspace Y of a metric space XD is said to be complete if it's in its own right as a metric space. मतलब जैसे metric space complete होती है ऐसे ही subspace complete होती है। metric space कब complete होती है, जब उसके अंदर हर का सीक्वेंस उसी के पॉइंट को कन्वर्ज करे। तो सबस्पेस कैसे कंप्लीट होगी, जब सबस्पेस के अंदर हर का सीक्वेंस उसी के पॉइंट को कन्वर्ज करे। सेकंड, सबस्पेस ऑफ अ मीट्रिक स्पेस मे नॉट बी कंप्लीट, यानी ऐसा हो सकता है कि स्पेस तो कंप्लीट हो लेकिन उसकी सबस्पेस कंप्लीट ना हो। जैसे एग्जांपल दी जा रही है, इन अ यूजुअल मीट्रिक स्पेस आर डी, हम आर का प्रूफ लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आर इज कंप्लीट, आर कंप्लीट है, बट इट्स सबस्पेस, ये देखें वाई इसका सबसेट है, इधर से ओपन इंटरवल 0 से लेके 1 क्लोज इंटरवल तक इज नॉट कंप्लीट। और ये क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ये सीक्वेंस पाया जाता है 1, 1/2, 1/3, 1/4, सो ऑन 1/n। ये काशी सीक्वेंस है, लेकिन ये y में कन्वर्ज नहीं करता। ये कन्वर्ज तो करता है लेकिन ये 0 को, और 0 y का एलिमेंट नहीं है। तो जिस स्पेस में एक भी ऐसा काशी सीक्वेंस हो जो उस स्पेस के अंदर कन्वर्ज ना करे, हम कहते हैं ये स्पेस कंप्लीट नहीं है। तो ये कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है आर, जिसकी y एक सबस्पेस है लेकिन y कंप्लीट नहीं है। तो इससे ये एक रिमार्क हमारे पास, ये एक ऑब्जर्वेशन आती है कि हर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की हर सब स्पेस कंप्लीट नहीं होती। तो कब ऐसा होता है कि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की सब स्पेस कंप्लीट हो? दिस इज द रिजल्ट वी डिस्कस नाउ। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यू रिजल्ट। A subspace Y of a complete metric space XD is complete if and only if Y is if and only if Y is closed। तो हम बता रहे हैं इसमें मेन ग्राउंड सेट एक्स डी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, Y उसका सबसेट यानी सबस्पेस है। अब दो चीज में इफ एंड ओनली इफ है, यानी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर डिस्कशन हो रही है, उसकी सबस्पेस Y कंप्लीट होगी अगर क्लोज्ड हो, अगर क्लोज्ड हो तो कंप्लीट होगी। तो हमने एक दफा X को हमेशा पूरे थ्योरम में, पूरे प्रूफ में कंप्लीट समझना है, और y को कंप्लीट लेके y को क्लोज शो करना है, और y को क्लोज लेके y को कंप्लीट शो करना है। देखिए इसका प्रूफ रीड करते हैं। XD, let XD be a complete metric space and Y is a subspace of X, suppose Y is complete। हमने सपोज किया XD भी कंप्लीट है और इसकी सबस्पेस भी कंप्लीट है। हमने शो करना है, we want to prove that Y is closed। हम शो करना चाहते हैं कि Y क्लोज है। कोई भी सेट कब क्लोज होता है, जब उसका हर लिमिट पॉइंट उसको बिलोंग करता है। कोई भी सेट कब क्लोज होता है, जब उसका हर लिमिट पॉइंट उसको बिलोंग करता है। लेट y बी अ लिमिट पॉइंट फॉर y का हम एक जनरल लिमिट पॉइंट लेते हैं और शो करेंगे कि हमारे पास y को बिलोंग करता है। We want to prove that y is closed। तो y का हमने लिमिट पॉइंट लिया y, और y की लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कि अगर y स्मॉल y ग्रेटर y का लिमिट पॉइंट है, तो ऊपर हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, ये शो करती है कि जिसको हमने लिमिट पॉइंट लेते हैं उस पे ड्रॉ होने वाली हर ओपन स्फीयर उस पे ड्रॉ होने वाली हर एप्सिलॉन रेडियस की ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉट इक्वल टू 5 होता है। तो हम y को क्योंकि ग्रेटर y का लिमिट पॉइंट ले रहे हैं, इसका मतलब है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए अगर हम स्मॉल y पे एप्सिलॉन की ओपन स्फीयर बनाते हैं या उसका ओपन नेबरहुड लेते हैं, तो इस नेबरहुड का या इस ओपन स्फीयर का a के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। देखिए ये हमारे पास S epsilon y intersection y not equal to 5। This is true for all epsilon greater than 0। क्योंकि ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, तो ये टिपिकल इस तरह के एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू होगा। ये कैसे एप्सिलॉन हम चूज कर रहे हैं,
1/1, 1/2, 1/3 सो ऑन। क्या हम ये चूज कर सकते हैं? यस, क्योंकि ये वाली इक्वेशन होल्ड करती है फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन। दिस implies S1/ny intersection y not equal to 5 for all n greater or equal to 1 and n are 1, 2, 3 so on। जब ये इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो n1 के लिए भी कॉमन होगा, n2 के लिए भी, और सो ऑन। तो इस तरह से जी, लेट yn बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन। अगर ये इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा तो ये हमारे पास एक पहले पार्ट में भी होगा इंटरसेक्शन के और दूसरे में भी। yn y को भी बिलोंग करेगा और yn s1 और n y में भी होगा। अगर yn y में होगा तो इसका मतलब yn y के पॉइंट्स हैं, यानी yn y का सीक्वेंस है। और अगर yn इसको बिलोंग करेगा तो ओपन स्फीयर को एलिमेंट जब बिलोंग करे तो ये क्या इंप्लाई करता है कि इसका सेंटर से डिस्टेंस लेस देन रेडियस होता है। तो yn d of yn y इज लेस देन 1/n। व्हाट दिस इंप्लाइज, तो yn की टर्म्स का सीक्वेंस है जिनका y से डिस्टेंस लेस देन 1/n है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिटी मूव करता है 1/n टेंड टू 0 मूव करता है। इसका मतलब है कि जैसे ही ये n इन्फिनिटी की मूव करेगा ये राइट हैंड साइड 0 मूव करेगी, मीन ये लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि इससे छोटी है तो ये भी 0 की तरफ मूव करेगी। दैट इंप्लाइज d of yn y टेंड्स टू 0 as y tends to infinity। what this implies? This implies yn sequence converges to y। ये कोर्स शो कर रहा है कि yn सीक्वेंस है y को कन्वर्ज करता है। yn किसकी टर्म्स का सीक्वेंस है? ये देखें yn बिलोंग करते हैं y को, तो yn y की टर्म्स का सीक्वेंस है। y में एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है y को। y पॉइंट हमने कहाँ से लिया था? ये लिमिट पॉइंट था, यानी जनरली ये x से था, y का लिमिट पॉइंट था। तो हमने शो करना है कि ये y जो है ये y का एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस की कुछ ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हैं, जैसे एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज काशी। तो ये सीक्वेंस x के अंदर कन्वर्जेंट है, ये सीक्वेंस x के अंदर कन्वर्जेंट है, yn y को कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है, being a convergent sequence yn is a Cauchy sequence because every convergent sequence is Cauchy। तो ये yn Cauchy sequence हो गया x में, और क्योंकि y x की सबस्पेस है और yn y में भी पाया जाता है, तो अगर एक सीक्वेंस x में Cauchy होगा तो अगर वही सीक्वेंस y में है तो y में भी Cauchy होगा। इस तरह मोर ओवर तो ये y में भी Cauchy होगा, yn y के अंदर भी Cauchy सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रहा है स्मॉल y को, और y कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। तो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है कि हमारे पास उसके अंदर हर Cauchy सीक्वेंस उसी के एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब है जो yn Cauchy सीक्वेंस है y के अंदर, वो y के ही एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। इससे ये शो होता है कि स्मॉल y इज एन एलिमेंट ऑफ y, और क्योंकि y क्या लिया था? y लिया था हमने स्मॉल y का लिमिट पॉइंट, और इसको शो करा दिया कि ये y में है। इसका मतलब है y की अगर हर लिमिट पॉइंट को हम y में शो करा दें तो y क्लोज्ड हो जाएगा, हेंस y इज क्लोज्ड। मैं इसको रिपीट करता हूँ, हमने y का एक लिमिट पॉइंट लिया और शो करवाना चाहते हैं कि वो इसको बिलोंग करता है, और यूज करेंगे कि अगर इस प्रॉपर्टी को कि अगर एक सेट के तमाम लिमिट पॉइंट उसके अंदर हों तो वो क्लोज्ड होता है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से हमने इसके स्टार्ट में अप्लाई किया कि अगर वो स्मॉल y ग्रेटर y का लिमिट पॉइंट है तो स्मॉल y पे ड्रॉ होने वाली हर ओपन स्फीयर का y से इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हमने पर्टिकुलर एप्सिलॉन 1/n चूज किए, ये क्योंकि ये भी पॉजिटिव है इसलिए इनके लिए भी ये होल्ड करेगा। इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो इनमें से कुछ ना कॉमन होगा। तो कॉमन पॉइंट्स लिए हमने, यानी यहाँ 1 रख के s1y इंटरसेक्शन y से y1 लिया, s1/2 y इंटरसेक्शन y से हमने y2 लिया। इन जनरल yn हमने इस इंटरसेक्शन से लिया तो yn इसको भी बिलोंग करेगा और इसको भी। इससे पता चलता है ये y की टर्म्स हैं, और यहाँ से हम शो कर देते हैं कि yn y को कन्वर्ज कर रहा है, और यूज़ करते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस काशी होता है। सो yn x का काशी सीक्वेंस बन गया, y x की सबस्पेस है तो ये y का भी काशी सीक्वेंस बन गया, और y क्योंकि कंप्लीट है और कंप्लीट स्पेस में हर काशी सीक्वेंस उसी के पॉइंट को कन्वर्ज करता होता है। सो y इज एन एलिमेंट ऑफ y। हमने शो कर दिया कि y का एक हमने जनरल लिमिट पॉइंट लिया था, y को बिलोंग करता है। इस तरह हम शो कर सकते हैं y का हर लिमिट पॉइंट y को बिलोंग करेगा, सो y इज क्लोज्ड। कन्वर्सली सपोज दैट y इज क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ x, एंड लेट हम प्रूव करना चाहते हैं कि y कंप्लीट है, यानी y के अंदर हम Cauchy सीक्वेंस लेंगे और प्रूव करेंगे कि y के अंदर कन्वर्ज करता है। लेट xn बी अ Cauchy सीक्वेंस इन y, then xn is a Cauchy sequence in x।
तो क्योंकि y x का सबसेट है, तो जो y की टर्म्स होंगी वो x की भी टर्म्स होंगी, तो जो y में काशी सीक्वेंस होगा वो x में भी काशी सीक्वेंस होगा। सिंस x इज कंप्लीट, x कंप्लीट होने की वजह x n कन्वर्जेस टू x स्मॉल x इन ग्रेटर x, तो x के ही पॉइंट स्मॉल x को कन्वर्ज करेगा। वी वांट टू प्रूव दैट x बिलोंग्स टू y, हम शो करना चाहते हैं कि ये x जो है y के अंदर है। हम जानते हैं xn y का भी का सीक्वेंस है और x का भी, और x की कंप्लीटनेस ये बताती है कि xn x के पॉइंट स्मॉल x को कन्वर्ज करता है। लेकिन हम ये शो करना चाहते हैं ये स्मॉल x जो है ये x के अंदर तो है ही है, ये y का भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करते हैं। if xn has finitely many terms, अगर x में finite many terms हैं और वो किसी एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्जेंट पॉइंट हमारे पास उसी का एक एलिमेंट होगा जो इन्फिनिटली रिपीट हो रहा होगा। जैसे सीक्वेंस में फाइनाइट टर्म्स भी होती हैं और इन्फिनिट टर्म्स भी होती हैं, यानी डिस्टिंक्ट टर्म्स। लाइक देखें, जैसे कांस्टेंट सीक्वेंस है 1 1 1, ये 1 को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट है ये सीक्वेंस की टर्म है और इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। इसी तरह अगर सीक्वेंस में फाइनाइट मैनी टर्म्स हो और वो कन्वर्जेंट भी हो, तो वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, लाइक जैसे यहाँ x पे कन्वर्ज कर रहा है, तो x is one of terms which is infinitely repeated and so is an element of y, तो सीक्वेंस की ही एक टर्म होगी जो इन्फिनिटली रिपीट हो रही होगी। ये सीक्वेंस के एलिमेंट हमारे पास हमने कहाँ से लिए थे, y से, तो अगर वो सीक्वेंस की टर्म होगी तो मीन y का ही एलिमेंट होगा जो इन्फिनिटली रिपीट हो रहा होगा, जैसे मैंने 1 1 वाले सीक्वेंस की एग्जांपल दी। दूसरा केस ये है कि अगर सीक्वेंस में हमारे पास infinite many distinct terms हो। दूसरा केस ये, if however xn has infinite many terms, distinct terms, then x is a limit point of the set of a sequence। तो अगर इन्फिनिट मैनी टर्म्स होंगी तो सीक्वेंस से सेट कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस की जो डिस्टिंक्ट टर्म्स होती हैं उनको इकट्ठा ले लेते हैं और सेट बना लेते हैं। तो अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो उसका जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है और डिस्टिंक्ट मैनी इन्फिनिट मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हो, तो जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होती है वो उससे बनने वाले सेट का लिमिट पॉइंट बन जाती है। तो जो सीक्वेंस से सेट बनता है ये एक्स इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। और ये सेट किसका सबसेट है, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स वाई से थी और इन्हीं को सेट फॉर्म में लिखा गया, तो ये वाई का सबसेट बन जाएगा। इसका मतलब जो इसका लिमिट पॉइंट होगा वो इसके सुपर सेट का भी लिमिट पॉइंट होगा, विच इज अ सबसेट ऑफ वाई, सो एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ वाई। और वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारी सपोजिशन है कन्वर्स पार्ट में कि वाई क्लोज्ड है, और अगर वाई क्लोज्ड है तो क्लोज सेट के लिमिट पॉइंट उसी को बिलोंग करते होते हैं। एक्स लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट होने की वजह से अपने सुपर सेट वाई का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और वाई के क्लोज होने की वजह से वो वाई को बिलोंग कर जाएगा। तो है एक्स है क्या, एक्स हमारे पास वाई के अंदर एक एक्सन काशी सीक्वेंस लिया था, उसका कन्वर्जिंग पॉइंट है। तो अगर काशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पॉइंट जो है वाई को बिलोंग कर जाएगा, तो हम शो कर सकते हैं कि वाई के अंदर अगर कोई भी हम आर्बिट्रेरी कोई भी काशी सीक्वेंस में वो वाई के ही पॉइंट को कन्वर्ज करता है, हेंस वाई इज कंप्लीट। मैं रिपीट करता हूँ, हमने कन्वर्स पार्ट इसका कैसे किया। हमने कन्वर्स पार्ट इसका इस तरह से किया कि हमने y को यहाँ पे सपोज किया कि ये क्लोज्ड है, x हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, y उसकी सब स्पेस है और y क्लोज्ड है। हमने शो करना था कि y कंप्लीट है, तो हमने एक काशी सीक्वेंस लिया y से, क्योंकि y x का सबसेट है तो ये x में भी काशी होगा, और x क्योंकि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो ये काशी सीक्वेंस x के किसी पॉइंट स्मॉल x को कन्वर्ज करेगा। अब हमने सीक्वेंस की हमने शो करना है स्मॉल एक्स वाई को बिलोंग करता है। दो माने क्राइटेरिया लिए, अगर इन्फिनिट फाइनाइट टर्म्स हैं सीक्वेंस की, तो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है सीक्वेंस का वो उसी सीक्वेंस की एक टर्म होगी जो इन्फिनिटली रिपीट हो रही होगी। लाइक 1 1 1 सीक्वेंस है, ये 1 को कन्वर्ज करता है और इसका कन्वर्जिंग पॉइंट इसी सीक्वेंस में एक ही टर्म है और इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। सो ये वाई का एलिमेंट होगा, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म होगा और सीक्वेंस की टर्म वाई से है। सेकेंडली, अगर सीक्वेंस में हमारे पास इन्फिनिट मैनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, तो हमारे पास रिजल्ट है कि इन्फिनिट मैनी अगर डिस्टिंक्ट टर्म्स हों, तो उस सीक्वेंस का जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वो सीक्वेंस से बनने वाले सेट का लिमिट पॉइंट बन जाता है, और जो सीक्वेंस से बनने वाला सेट है वो वाई का सबसेट है। क्योंकि सीक्वेंस की टर्म जो है वाई की टर्म्स हैं, तो जो सबसेट का लिमिट पॉइंट होता है वो सुपर सेट का भी लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब स्मॉल ग्रेटर वाई का लिमिट पॉइंट बन गया, और क्योंकि गिवन है वाई क्लोज है इसलिए स्मॉल एक्स वाई को बिलोंग कर गया, हेंस वाई इज कंप्लीट।
सो दिस इज द प्रूफ कि अगर ये एक दूसरी तरह से प्रूव है जिसको आप यूज कर सकते हैं। एक तो है कि कंप्लीट प्रूव करना हो तो उसमें से एक जनरल स्पेस में से हम एक काशी सीक्वेंस लेते हैं और प्रूव करते हैं कि ये काशी सीक्वेंस उसी के पॉइंट को कन्वर्ज करता है, जैसे हमने सी को प्रूव किया कि सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेस कंप्लीट है। और एक मेथड ये है कि कहीं अगर आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन ये हेल्प दे रही हो कि जिसको आप कंप्लीट प्रूफ करने जा रहे हैं उसकी अपर स्पेस के बारे में, आपको सुपर स्पेस के बारे में आपको पता हो कि वो कंप्लीट है। अगर आपको ऐसा पता हो तो आप इस इंफॉर्मेशन को भी यूज कर सकते हैं इस लेमा को कि अगर एक हमारे पास सुपर सेट यानी एक्स डी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और वाई को हमने कंप्लीट प्रूफ करना है, तो आप चेक कर लें कि क्या वाई क्लोज है। अगर वाई क्लोज होगा तो वो कंप्लीट होगा बाय दिस लेमा। लेकिन ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा जब मेन स्पेस कंप्लीट है और सब स्पेस के बारे में डिस्कशन है, तो वो क्लोज होगी तो कंप्लीट होगी, अगर कंप्लीट होगी तो क्लोज होगी। इस लेमा को हम यूज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो। सर नहीं है जी सर। सर